हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। बीच में हमारी बहुत सारी क्लासेज मिस हो गई और उसकी वजह यही है कि सुबह 5:30 बजे उठना थोड़ा बड़ा मुश्किल हो जा रहा था। ठंड आ गई है ना, तो अब से क्लासेज भी आप लोगों की 6:45 से 7:45 के अराउंड हुआ करेंगी। और ध्यान से आप लोग भी ज्वाइन करोगे और आई थिंक आप लोगों के स्कूल वगैरह थोड़े लेट हो गए होंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। और एक बात ध्यान रखना, अब हम हर क्लास में जो भी मतलब लाइक चैप्टर करेंगे उससे रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चन मतलब लाइक हम इसके बाद साथ में डिस्कस भी करेंगे। जो भी आपके बोर्ड में आए हुए PYQs वगैरह हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे MCQs और असर्शन रीजन वाले जितने क्वेश्चन होते हैं आपके, बेसिकली इसकी प्रैक्टिस हम अभी से करते हुए चलेंगे, तब जाके बोर्ड में आपके बेहतर मार्क्स आने की संभावना बढ़ेगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि जैसे ही हमारी क्लास खत्म होगी वैसे ही हम 15 मिनट की क्लास करेंगे, जिसमें हम 10 से 12 क्वेश्चंस आपके पर्टिकुलर उसी चैप्टर से जो भी टॉपिक वगैरह हम पढ़ेंगे या पिछले दिन हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, उससे रिलेटेड करेंगे। ठीक है, आप लोगों की एंगेजमेंट जरूरी है और ये वाली क्लास आपकी मैं लाइव कराऊंगा। ठीक है, अपने दोस्तों वगैरह को भी इन्फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, बाकी आज की क्लास में हम कुछ चीजें करेंगे जिसमें आप लोग ध्यान रखोगे क्या क्या करना है हमें। ध्यान देना, हम आज वाली क्लास में क्या क्या करेंगे। हम बेसिकली हमारा पहला काम होगा कि हम एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे हैं। एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ते टाइम हम पहले तो इंट्रोडक्शन में यही समझेंगे कि एफ ब्लॉक के तत्व होते कौन कौन से हैं, उनके नाम, उनके सिंबल, उनकी पुरानी कॉन्फ़िगरेशन। और अगर इतनी बात हो जाए तो फिर हम समझेंगे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, देन उसकी आयनिक त्रिज्या, आयनन एनर्जी यानी कह सकते हो आयनन ऊर्जा। ठीक है, फिर इनकी अभिक्रियाशीलता और फिर दोनों का आपस में कंपैरिजन कि मतलब इनमें सिमिलरिटीज क्या है और डिफरेंस। तो इन्हीं बातों पे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पोर्शन आपका इस चैप्टर का आज खत्म हो जाए। ध्यान दीजिएगा, एफ ब्लॉक के तत्वों की अगर बात की जाए तो परिभाषा के तौर पे अगर आप यहाँ बात करोगे तो 28 तत्व हैं टोटल। कितने हैं बच्चों? 28 तत्व हैं, यानी 14 एक्टिनाइड में यानी 4F सीरीज, 14 किसमें? 4F सीरीज में यानी एक्टिनॉइड में, और 5F सीरीज में 14 एलिमेंट, यानी एग्जैक्टली आपके 14 एलिमेंट्स दोनों मिला के आपके टोटल कितने हो जाते हैं? 28 एलिमेंट हो जाते हैं। ठीक है, 28 एलिमेंट हो जाते हैं। अब अगर आप कहोगे कि कहां से कहां तक, तो एग्जैक्टली ध्यान से समझना, कहां से? 57 यानी 58 से लेके 71 तक पहला 14, और 89 से लेके 103 तक दूसरा 14, यानी ये 14 एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं? एक्टिनाइड और लैंथेनाइड होते हैं। अब अगर यहाँ पे बात करें तो ये सब के सब क्या है? ग्रुप 3 के एलिमेंट। सब के सब क्या है? ग्रुप 3 के एलिमेंट है। वैसे मैंने आप लोगों को जब चैप्टर स्टार्ट कराया था तभी समझाया था कि कैसे ग्रुप और पीरियड निकालते हैं। अगर आप लोगों को ये बात याद हो तो मैंने आपको बताया है कि ये दोनों ही एक्टिनाइड भी और लैंथेनाइड भी, ये दोनों के दोनों तत्व आपके क्या होते हैं? ग्रुप 3 के एलिमेंट होते हैं, यानी समूह 3 के। ठीक है, समूह 3 के एलिमेंट हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, तो परिभाषा में 28 तत्व हैं जो आवर्त सारणी के नीचे जो क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित। नाम एफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं क्योंकि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन ऊर्जा कोष के एफ ऑर्बिटल में प्रवेश कर। ठीक है, वैकल्पिक नाम आंतरिक संकरण, आंतरिक संक्रमण तत्व, क्योंकि ऑर्बिटल कर्नल के भीतर गहरे स्थित होते हैं, यानी अंतिम के पहले कोष के आंतरिक, यानी हम इसे क्या बोलते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिल्कुल जो आखिरी सेल होता है, आखिरी आपका क्या होता है? कोष होता है, उसके जस्ट एक अंदर वाले ऑर्बिटल में ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, इसलिए भी इनको आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। श्रृंखलाओं को दो नाम दिया जाता है, एक कहा जाता है लैंथेनाइड्स यानी 51 से 71, यानी इन्हें लैंथेनम परमाणु के साथ समूह 3 आवर्त 6 में रखा गया है। ये तो बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब ध्यान देना, एक्टिनाइड्स की बात करें तो एक्टिनाइड्स 90 से लेके कहां तक? 103 तक, ये आपके क्या है? 14 तत्व हैं। एक्टिनियम, एक्टिनियम परमाणु क्रमांक 89,
यानी इसके बाद के जितने भी आएंगे आपके वो सब समूह 3 के हैं, आवर्त 7 में रखा गया है। आवर्त सारणी में स्थान क्या है? आवर्त सारणी की समरूपता बनाए रखने के लिए साथ नीचे रखा गया है। यह उचित है क्योंकि इसके गुण बहुत समान है। किससे? लैंथनम से ल्यूटेटियम तक 15 तत्वों को एक तत्व के समतुल्य माना जाता है। इसी तरह एक्टिनियम से लॉरेंशियम तक, एक्टिनियम से कहां तक? लॉरेंशियम तक, ये एक जैसे हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं। देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो ये लास्ट के जो आपके क्या है, लैंथेनम है। लैंथेनम आपका क्या है? ग्रुप 3 का एलिमेंट होता है। लैंथेनम के बाद आपके 14 तत्व, यानी सेरियम से लेके कहां तक? ड्यूटेरियम तक, यानी 71 तक। और अगर आप एक्टिनियम देखोगे तो एक्टिनियम में यानी थोरियम से लेके कहां तक? आपका लॉरेंशियम। ये आपके हो गए इतने तत्व। ठीक है, अगर इनके नाम की बात की जाए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो बेसिकली ये आपके लिए सबसे नई बात होगी। नई बात क्यों होगी भाई? क्योंकि आप एस ब्लॉक भी आसानी से जानते हो और पी ब्लॉक भी आसानी से जानते हो और इवन डी ब्लॉक भी जानते हो, लेकिन एफ ब्लॉक को लेके आपको अभी तक कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो मैक्सिमम चांसेज हैं कि आपको इनके सिंबल और नाम ही ना पता हो। तो सबसे जरूरी बात तो यही है पहले कि इनके सिंबल और नाम आप जरूर याद रखें। और वो क्या है? जैसे सेरियम है, पैरासियोडियम है, नियोडियम है, प्रोमेथियम है, समारियम है, यूरोपियम है, गैडोलिनियम है, टर्बियम है, डिस्प्रोशियम है, होल्मियम है, इर्बियम है, थुलियम है, टर्बियम है और ल्यूटेटियम है। प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम रहती है, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखना। थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेर्सियम, यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलिवियम, नोबेलियम और लॉरेंशियम। ये आपके कुछ सिंबल्स। क्या आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सिंबल और नाम इनके टर्न हो जाए। ठीक है, कितनी बात ध्यान है अगर आपको? तो आगे चलते हैं। आवर्त सारणी में स्थान तो आपको समझ आ गया, इनका क्या है, कहाँ है, कैसे है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर मैं बात करूं तो आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है? n-2 F1 to 14 और n-1 D0 to 1 होता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है आपका? NH2 होता है। कहने का एग्जैक्ट मतलब यही है कि आपका इसमें क्या होता है? n-2 F1 to 14 होता है और n-1 D0 to 1 होता है। ठीक है, यानी डी में बहुत कभी कभी एक आध इलेक्ट्रॉन आपको प्रेजेंट होने को मिलेंगे, वो किसी किसी एलिमेंट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसकी मैं बात करूंगा बीच में स्टेबिलिटी वगैरह की। और साथ साथ अगर हम यहाँ बात करें तो आपकी जो मेन कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो यही कि लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एफ ऑर्बिटल में एंटर करता है, इसलिए आप इसे एफ ब्लॉक के तत्व बोलते हो। ठीक है, यह विशेष रूप से 4f और 5f श्रृंखलाओं के लिए होता है। अगर मैं 4f की बात करूं यहाँ पे, तो 4f में आप देख रहे हो कि 4f में 1 से लेके 14 तक और d में 0 से लेके कहाँ तक? 1 तक। और यहाँ पे s की बात करूं तो s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? जनरल कॉन्फ़िगरेशन यानी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा किसका? 4f सीरीज का। 4f श्रृंखला की अगर यहाँ पे आप बात करोगे तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन भराव कैसे होता है। तो 4f ऑर्बिटल क्रमिक रूप से भरते हैं। आपको पता है f ऑर्बिटल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, एक एक करके आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरना शुरू करोगे, 1 2 3 और 5। ठीक है, एक एक करके आप इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हो और आपको पता है पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल भरता है और फिर पेयरिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, अगर इसके ऐतिहासिक नाम की बात की जाए तो इसे हम दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। यह नाम उपयुक्त नहीं है क्योंकि अधिकांश दुर्लभ नहीं है। प्रोमिथियम जो है इसमें कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व है, यानी 4f सीरीज में आप यहाँ देखोगे तो प्रोमिथियम आपका क्या है? एक रेडियो एक्टिव तत्व है। वैसे हम इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी बोलते हैं। 5f सीरीज की बात करें बच्चों तो 5f में जो इलेक्ट्रॉन भरा होगा यानी क्रमिक रूप से भरेगा वही रहेगा आपका सब कुछ। 5f 1 से लेके कहाँ तक? 14 तक। और आपका यहाँ पे फिर
5 के बाद यहाँ पे 6d हो जाएगा और 6d में 0 से 1 होगा और यहाँ पे 7s2 होगा। कुछ इस तरह से आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे। रेडियो एक्टिविटी की बात की जाए तो इस श्रृंखला के सभी सदस्य, आपके सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं, सब के सब। पूरे में केवल प्रोमिथियम छोड़ देना और बाकी सारे आपके क्या है, प्रोमिथियम ही है आपका जो क्या है आपका यहाँ पे कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व है, कृत्रिम भी है, ये बात ध्यान रहे, सिंथेटिक, और बाकी सारे आपके रेडियो एक्टिव। घटना अधिकांश प्रकृति नहीं पाए जाते। ट्रांस यूरेनिक तत्व, इनको ट्रांस यूरेनिक तत्व भी बोलते हैं बच्चों, क्योंकि ये यूरेनियम 92 से ही इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इन सबको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम तत्व बोलते हैं। जैसे 93 नेपच्यूनियम और उसके बाद के तत्व कृत्रिम यानी मानव निर्मित तत्व। ठीक है, बात तो क्लियर हो गया आप लोगों को। बाकी ये चीजें आपको रटती रहनी है। यहाँ पे ये आपके क्या है, तत्व हैं, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आपको ध्यान देना है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे ध्यान देना है तो कुछ बातों पे ध्यान देना, जैसे मैं बताता हूँ आपको क्या क्या आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आपका क्या है NS है, उसमें 1 किस में है। जैसे देखो, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में ना बहुत ज़्यादा मतलब आपको क्या होगा, इरेगुलरिटी देखने को मिलेगी। इरेगुलरिटी में क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे देखो लैंथेनम है आपका यहाँ पे, अगर आप यहाँ ध्यान से लैंथेनम देखो तो ये लैंथेनम 57 है। 57 की कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो लास्ट में आपका आता है 5d1s2। आप कॉन्फ़िगरेशन करना, मैं एक कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ करोगे तो 1s2, आप एक कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 p6 4s2 अरे 3s2 3p, फिर इसके बाद आएगा 4s2 3d10, फिर इसके बाद आएगा आपका 4p, इसके बाद आएगा आपका 5s2 4d10 और फिर आएगा आपका यहाँ पे 4d10, यहाँ पे आएगा 5p और फिर अगर आप यहाँ पे आओगे करके ध्यान देना, कितने हो गए 2 4 10 12 6 18 2 36 2 38 10 48 और 6 54 हो गए। 54 और 2 56 हो गए। 56 तो हो गए। 56 होने के बाद अगर बच्चों हम बात करें, अब हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना है, हमें इलेक्ट्रॉन लेके जाना है ऑर्बिटल है। एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा बच्चों, यहाँ डी में इलेक्ट्रॉन रहता है 5 से 6 और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या 5d1 में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है बच्चों, 5d1 में इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, ये लैंथेनम है, ये आपको पता है डी ब्लॉक का एलिमेंट d1 इलेक्ट्रॉन है और d1 इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता है कि यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन यानी ये होगी और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखें तो +3 होती। 2 इलेक्ट्रॉन s में से बाहरी और एक d में से निकालोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, प्लस। अब इसके बाद बच्चों आप सेरियम की बात करोगे तो सेरियम 58 होता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक d में है, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है 4f में जाता है, d के बाद तुरंत 4f में जाता है, S2 5d1 और 4f1 यानी टोटल आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो आपके ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है वो आपके 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ऑक्सीकरण अवस्था कौन कौन सी, +3 और +4। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन रटनी कैसे है, याद कैसे रखोगे, किसकी किसकी गड़बड़ है, तो कुछ नाम याद जरूर रखना। जैसे सेरियम का याद रखोगे कि डी में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सेरियम में याद रखोगे क्या कि डी में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद आपका कहीं भी इलेक्ट्रॉन डी में नहीं होता, सीधे कहाँ होता है, अब एक इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा गैडोलिनियम। एक इलेक्ट्रॉन कौन सा मिलेगा बच्चों, गैडोलिनियम। गैडोलिनियम से एक इलेक्ट्रॉन डी में रखा जाता है और गैडोलिनियम के बाद फिर आपको कहीं भी कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी, वो सीधे परेशानी आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, ड्यूटेटियम में। ड्यूटेटियम में फिर से डी में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एलिमेंट्स को ध्यान रखना है, एक इलेक्ट्रॉन आपका डी में है, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ रखना है, एफ और एस में रखना है। ये परेशानी तो आपकी खत्म हो जाएगी। जैसे आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक यानी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो, बिल्कुल वैसे ही करते जाना। बस इन तत्वों में ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन डी
रखना है। अब जरूरी बात क्या है बच्चों, यहाँ स्टेबिलिटी वगैरह का क्या चक्कर रहता है, तो स्टेबिलिटी का चक्कर ये रहता है कि जहां पे कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या बनती है, जहां पे भी कॉन्फ़िगरेशन आपकी F0, F7 और F14 बनती है, इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब या तो पूरा खाली, या तो अर्ध भरा हुआ, या तो पूरा भरा हुआ। यही बातें बार बार क्वेश्चन में आती हैं आपके, और यही बात ध्यान भी रखनी है। कितने एलिमेंट हैं, ऐसे एलिमेंट्स में आप आओगे बच्चों, तो यहाँ पे आपको एक तो स्टेरियम की बात करनी है आपको बार बार। स्टेरियम में आपको जानते हो आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बहुत स्टेबल होती है। इसके बाद आप बच्चों सीधे आ जाओगे किस पे, इसमें आप सीधे इसके बाद आओगे गैडोलिनियम पे। गैडोलिनियम से पहले आपका है यूरोपियम। क्या है बच्चों, यूरोपियम है। यूरोपियम हो गया और गैडोलिनियम हो गया। ये दो कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हैं जिसमें आपको क्या मिलेगा, F7 देखने को मिलेगा। F7 वाले पकड़ना है आपको, ध्यान रहे। तो कौन कौन से, यूरोपियम और गैडोलिनियम। यूरोपियम और गैडोलिनियम के बाद जब जाओगे तो आप आगे दो एलिमेंट और मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे इटर्बियम और ल्यूटेटियम। इनमें F14 कॉन्फ़िगरेशन है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। अब आपको दिमाग में आ गया होगा कि क्या क्या इस सीरीज से याद रखना है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, सब कुछ वैसे करना है, बस किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग तरीके से होगा, वो होगा सेरियम का, गैडोलिनियम का और ल्यूटेटियम का। इनके डी में भी एक इलेक्ट्रॉन आपको छोड़ना है। इसके बाद अगर आपको किसी स्टेबिलिटी वगैरह से रिलेटेड कुछ चीज याद रखनी है, तो वो याद रखनी है आपको सेरियम, यूरोपियम की, गैडोलिनियम की, टर्बियम की और ल्यूटेटियम की। क्यों, सेरियम में आपका क्या होता है, F1 होता है, और आपका यहाँ पे यूरोपियम में 7 होता है, गैडोलिनियम में 7 होता है, इटर्बियम में 14 होता है और ल्यूटेनियम में आपका 14 होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला कंसेप्ट देखने को, चलो आगे भी बातें आएंगी, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इतनी बात ध्यान रखना। इसके बाद बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात हुई है, तो आपको पता है यहाँ पे अब सारे स्टेटमेंट ही हैं बस। सामान्य विशेषताएं संक्रमण धातुओं यानी लाख तत्वों के समान है, संक्रमण धातुएं जैसी हैं। 5d 4f ऑर्बिटल की ऊर्जा लगभग समान होती है, जिस कारण इनके भराव में अनियमितता होती है। भाई अब आपको इतनी बात तो पता ही है कि जब भाई इनके भराव में अनियमितता आएगी, जैसे संक्रमण तत्वों में आई थी कि वहां पे भी आपको इलेक्ट्रॉन के भराव में बार बार कॉन्फ़िगरेशन बदलती हुई दिखती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदलता हुआ दिखता है, वही हाल यहाँ पे भी। क्योंकि इनके जो ऑर्बिटल्स हैं यानी 5d और 4f ऑर्बिटल्स, इनमें आपको ज़्यादा एनर्जी गैप नहीं है, ज़्यादा एनर्जी गैप नहीं है, वजह से इलेक्ट्रॉन इधर उधर होता रहता है। लैंथेनम की बात करें, लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने देखा ही, जो क्या है 5d1 S2 जैसा है। अगले 14 तत्वों के लिए ये अपेक्षित है, इलेक्ट्रॉन 4f स्तर में जुड़ेंगे। हालांकि अधिकांश तत्वों में एक 5d इलेक्ट्रॉन और 4f स्तर में चले जाना ऊर्जा रूप से होता है। ये बात मैंने आपको समझाया है। अपवाद में आपको मैंने लिखवाया भी है, सेरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेनियम ऐसे एलिमेंट्स हैं जहाँ पे डी में एक इलेक्ट्रॉन है। गैडोलिनियम और ल्यूटेटियम में 5d1 में विन्यास बना रहता है, क्योंकि 4f ऑर्बिटल वजह अर्ध भरा हुआ और पूर्ण रूप से भरा हुआ अवस्था प्राप्त कर लेता है, जो अतिरिक्त स्थिरता प्रदान करता है। क्योंकि अभी बताया अर्ध भरे और पूर्ण भरे f ऑर्बिटल की अतिरिक्त स्थिरता निम्न में भी देखी जाती है, जैसे यूरोपियम और इटर्बियम की बात की जाती है। यूरोपियम और इटर्बियम की जब बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जैसे ये तो आधा भरा हुआ है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है, लेकिन आपका ये जो आपका इटर्बियम है, इसका एक इलेक्ट्रॉन आपका डी में छोड़ दिया जाता है और आगे बढ़ा जाता है बेसिक में। अब यहाँ ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात करनी है। कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं इनकी क्या रहती हैं, स्टेबल रहती, कौन कौन सी स्टेबल रहती हैं, ध्यान देना। सभी लैंथेनाइड की सामान्य स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। अगर इस पूरे ग्रुप की बात करोगे, पूरे श्रृंखला की बात करोगे, तो +3 है आपका, यानी धन 3, ये आपका क्या होता है, सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। कुछ तत्व +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी शो करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। +2 और +4 भी दिखाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है सेरियम 4+। याद रखना बच्चों, ज्यादातर लोगों को कुछ होता नहीं है, एग्जाम में इसी पे क्वेश्चन उठा के बना देते हैं, सेरियम 4+ पे। ये अवस्थाएं तभी स्थिर होती हैं जब स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्पन्न करती हैं।
ऐसा मैंने आपको बताया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर होने के लिए F0, F7 और F14 की बात करनी हो। स्थिर आयनों के उदाहरण में जैसे आपने यहाँ पे सेरियम 4+ की बात देखी, तो सेरियम के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी उपकोष में चारों के चारों निकाल दो तो F0 आ जाता है। यहाँ पे आपका है टर्बियम, टर्बियम है आपका, और टर्बियम की अगर हम बात करें इसके कॉन्फ़िगरेशन की, तो टर्बियम के कॉन्फ़िगरेशन में हम चल के देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, टर्बियम है। ये टर्बियम है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है आपके वो कैसे इलेक्ट्रॉन है, 4f में 9 इलेक्ट्रॉन है और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन है। 4f में कितने हैं बच्चों, 9 है, और 6s में कितने हैं, 2 हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो, तो 4f में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये आधा भरा हो जाएगा, यानी टर्बियम आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, स्थिर कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई टर्बियम जो है वो 4f7 में आ जाता है 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पे। यूरोपियम में आप देखोगे तो 4f7 है, और 4f के बाद आपका यहाँ पे 6s2, 4f के बाद आपका यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकालते ही f7 कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है। ऐसे ही इटर्बियम में आपका F14 मिल जाता है। यहाँ पे +2 इनका क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल। +2 +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं कम स्थिर होती हैं और एक इलेक्ट्रॉन खोकर या प्राप्त कर +3 ऑक्सीकरण अवस्था में वापस आने की प्रवृत्ति रखती हैं। ऐसे तो यहाँ देखा जाए सारणी में कोष्टक में दिखाई गई हैं कुछ ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो कोष्टक में दिखाई गई हैं, जैसे कि कौन कौन सी, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप +4 है, यहाँ पे क्या देखोगे, +4 है, यहाँ +4 है, और यहाँ पे +2 है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाई गई हैं, ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं तरह से आपको बता रही हैं कि भाई ये स्थिर नहीं होती हैं। अगर स्थिर नहीं होती हैं, इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती हैं और किस में आ जाती हैं, ये प्लस में आ जाता है। +2 वाले एक इलेक्ट्रॉन खो देती हैं। +2 वाले सारे किस में चले जाते हैं, जनरली 3 में चले जाते हैं, जिनका स्थिर नहीं होता है। जाने के बाद होता क्या है, कॉन्फ़िगरेशन। अगर यहाँ तक बात आपको समझ आई हो, ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। आगे क्या है, यानी समारियम, यूरोपियम और इटर्बियम अच्छे अपचायक हैं। अपचायक क्यों है, अपचायक का क्या मतलब है, अपचायक का मतलब यही है यहाँ पे कि आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखोगे, यूरोपियम में +2 अपचायक हैं। अपचायक मतलब किसी को क्या करते हैं, अपचयित कर देते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन खो देते हैं और किसी और को मिल जाएगा। 4+ और T4+ अच्छे ऑक्सीकारक है, मतलब कि ये ऑक्सीकारक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जिससे मिलेंगे उससे ले लेंगे और खुद मतलब इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, अपचयित हो जाएंगे और दूसरे वाले को क्या कर देंगे, ऑक्सीकृत कर देंगे। लैंथेनाइड के यौगिक मुख्य रूप से आयनिक प्रकृति के होते हैं। जितने भी यौगिक बनेंगे आपके वो सारे कैसे होंगे, आयनिक यौगिक होंगे, कोवैलेंट नहीं, सहसंयोजक नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गई बात आप लोगों की। अब इसके बाद यहाँ पे बात करनी है बच्चों एक्चुअली में बहुत ही मेन कंसेप्ट की, जो बार बार आपसे हो सकता है पूछा जाए एग्जाम में, और वो है आपका परमाणु और आयनिक त्रिज्या, यानी हम क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड संकुचन बोलते हैं, तो ध्यान देना क्या क्या है। कह रहा है सेरियम, सेरियम से ल्यूटेटियम तक परमाणु और आयनिक त्रिज्या M3+ आयनों की एक नियमित कमी होती है, यानी आपने पढ़ा कि इसकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी। अब सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, तो जब आप इस पूरे पीरियड में यानी आवर्त में अगर आप क्या करोगे, ऐसे मूव करोगे सारणी में, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि +3 साइज में आपको कमी देखने को मिलेगी। इस क्रमिक कमी को लैंथेनाइड संकुचन कहा जाता है। इस क्रमिक कमी को क्या कहा जाता है, लैंथेनाइड संकुचन कहा जाता है। परमाणु त्रिज्या जो कि ऐसे आपको दिया गया है, बट ये आपको याद नहीं करना है, 165 सेंटीमीटर सेरियम की है, और देख रहे हो 156 सेंटीमीटर आपकी किसकी है, पिकोमीटर ल्यूटेटियम की है, जो कि केवल 9 pm की कमी हुई, यानी कोई ज्यादा कमी नहीं है आपकी, ऑलमोस्ट क्या है, एक जैसी है। आयनिक त्रिज्या देखोगे M3+ की 102 86 जा रही है, इसका मतलब है 16 pm की कमी हो रही है। परमाणु क्रमांक 14 की वृद्धि की तुलना में यह कमी बहुत कम है, यानी आपसे ये कहा जा सकता है कि जो भी आपकी सीरीज 4 या 5 F सीरीज
लैंथेनाइड या एक्टिनाइड, इनमें जब आप क्या करते हो यानी बाएं से दाएं की तरफ मूव करते हो तो इनकी आयनिक त्रिज्या में किसी भी तरह की कमी यानी ज्यादा अंतर देखने को, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें लैंथेनाइड संकुचन का कारण क्या है बच्चों, लैंथेनाइड संकुचन आप लोगों को मैंने समझाया भी है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यानी जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है नाभिकीय आवेश एक एक इकाई बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में जोड़ा जाता है, यानी आंतरिक उपकोष में जोड़ा जाता है, जिससे आपके क्या होता है, कोई नया सेल तो जुड़ता नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन आपके आंतरिक उपकोष में भरता है और आंतरिक उपकोष में भरने से और नाभिकीय आवेश तो बढ़ता ही जाता है, इस वजह से आपका यहाँ पे क्या होता है, साइज छोटी होती है। एफ ऑर्बिटल बहुत विस्तारित होते हैं और नाभिकीय आवेश से एक तरह का परिरक्षण खराब तरीके, यानी कहने का मतलब है इनका परिरक्षण प्रभाव भी क्या है, अच्छा नहीं है। परिरक्षण का मतलब आप लोग जानते हो, जब अंदर के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को पूरी तरह से घेर लें, बाहर के इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स ना लगे, इस प्रभाव को हम परिरक्षण प्रभाव करते हैं। एफ उपकोष की अगर बात की जाएगी परिरक्षण प्रभाव के मामले में तो ये बहुत ही खराब है। अब यहाँ पे बात की जाए बच्चों नाभिकीय आवेश में वृद्धि परिरक्षण प्रभाव से अधिक मजबूत होती है, जो संयोजकता कोष के नाभिक की ओर खींचती है, जिससे आकार में क्रमिक कमी होती है। यानी नाभिकीय आवेश में वृद्धि परिरक्षण प्रभाव से अधिक महत्वपूर्ण होती है। यानी भाई नाभिकीय आवेश यहाँ पे आपके परिरक्षण प्रभाव बढ़ता तो है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हो यानी वैसे वैसे आपके उपकोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है, लेकिन जितना तेजी से परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है से कहीं ज्यादा आपका क्या होता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है। इस वजह से यहाँ पे आपकी क्रमिक कमी होती है, यानी साइज छोटी होती है। ये बात ध्यान रहे, ये तो लैंथेनाइड संकुचन की बात हो गई। लैंथेनाइड संकुचन के परिणाम क्या क्या होंगे, फर्क किन किन बातों पे पड़ेगा। पहला है समान रासायनिक गुण, आयनिक त्रिज्या में बहुत कम परिवर्तन उनके रासायनिक गुणों को बहुत समान बना देता है, ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। क्या उनके पृथक्करण को बहुत कठिन बना देता है, यानी अगर इनको हम क्या करें एक दूसरे से मिक्स अलग करना पड़े बहुत मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। हालांकि गुण हालांकि गुणों में छोटे अंतर भिन्नात्मक क्रिस्टलन या आयनिक विनिमय विधियों द्वारा पृथक्करण की अनुमति देते हैं। कुछ कुछ उपाय हैं जिनकी वजह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उनका हम सेपरेशन कर सकते हैं, अलग अलग विधियों से पृथक्करण कर सकते हैं। हाइड्रोक्साइड की क्षारकीय सामर्थ्य क्या है, यानी बेसिक प्रॉपर्टी, तो सेरियम से ल्यूटेटियम तक आयनिक आकार घटने के साथ मेटल और हाइड्रोक्साइड बंध की सहसंयोजक प्रकृति बढ़ती है, सहसंयोजक बंध बनता है, इसलिए क्षारकीय सामर्थ्य घटती है। यानी आपको पता है आयनिक बंध बनता तो क्षारकीय क्षारकीय मान आपका बढ़ता है, क्षारकीय प्रवृत्ति बढ़ती, लेकिन यहाँ पे सहसंयोजक बंध बनने लगता है, इस वजह से क्षारकीय प्रकृति क्या होती है, कम होती जाती है। COOH का होल थ्राइस सबसे अधिक क्षारकीय है और LuOH का होल थ्राइस सबसे कम क्षारकीय है। यानी अगर आपसे कहा जाए बाएं से दाएं चलोगे आप 4F सीरीज में, तो आप कहना जैसे जैसे बाएं से दाएं जाते हैं आपके सारे एलिमेंट्स के यानी इनके हाइड्रोक्साइडों की यानी ऑक्साइडों की जो क्षारकीय प्रकृति क्या होती है, कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, साइज बढ़ने की सहसंयोजक बंध की प्रवृत्ति बढ़ती है, आयनिक की घटती है, इस वजह से क्षार की प्रवृत्ति भी क्या होती है, कम होती है, ठीक है, ध्यान रखो। अब यहाँ पे बात करें दूसरी और तीसरी संक्रमण श्रृंखला की तुलना, ठीक है, तो क्या है बच्चों, दूसरी और तीसरी संक्रमण श्रृंखला की तुलना की अगर बात करें तो जैसे संक्रमण तत्वों में आकार पहले सदस्य से बढ़ता है, लेकिन लैंथेनाइड संकुचन के कारण दूसरे से तीसरे सदस्य तक बहुत कम बदलता है। यानी संक्रमण तत्वों में आकार पहले से दूसरे सदस्य तक तो बढ़ेगा, लेकिन लैंथेनाइड संकुचन का जो कारण है उससे आपके तीसरे पे बहुत कम बदलता है। इसके कारण दूसरी और तीसरी संक्रमण श्रृंखला जैसे जर्कोनियम से हाफनियम हो गया, नियोबियम से टैंटेलम हो गया, मोलिब्डेनम से टंगस्टन का आकार बहुत गुण समान होते हैं, जबकि पहली और दूसरी श्रृंखला की तुलना में अधिक। ये तो भाई आप संक्रमण श्रृंखलाओं में चीजें देख चुके हैं। तीसरी तीसरी श्रृंखला जैसे जर्कोनियम से हाफनियम हो गया, नियोबियम से टैंटेलम, मोलिब्डेनम से टंगस्टन का आकार गुण बहुत समान होते हैं, लेकिन पहली और दूसरी श्रृंखला यानी आपकी पहली 4D सीरीज और 5D सीरीज में अगर आप 3D और 4D सीरीज में आप देखोगे अंतर, तो ये बहुत बड़ा अंतर होता है, क्योंकि उसमें आंतरिक एफ ऑर्बिटल नहीं आता है। भौतिक गुण क्या क्या होंगे बच्चों, भौतिक गुण में आपका होता है सभी लैंथेनाइड मृदु आघातवर्ध और तन्य धातु, ठीक है, यानी आप कह सकते हो बहुत ही सॉफ्ट है
बहुत ही मैलिएबल हैं, ठीक है, और बहुत ही डक्टाइल हैं। ये ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक नहीं, कंडक्ट नहीं करती ऊष्मा वगैरह। या अत्यधिक घनत्व वाली का घनत्व क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, घनत्व और परमाणु आयतन आमतौर पर परमाणु क्रमांक के साथ बढ़ते हैं कि प्रवृत्ति, भाई परमाणु आयतन और आपका परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ घनत्व आपका क्या होता है, बढ़ता है। ये काफ़ी उच्च गलनांक होते हैं। हाँ भाई, इनके गलनांक क्या होंगे, होंगे ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है। आयनन ऊर्जा की बात करनी, ठीक है, आपको बात करनी है कि आयनन ऊर्जा की। आयनन ऊर्जा की बात करें बच्चों, ध्यान देना, लैंथेनाइड की आयनन ऊर्जा कम होती है क्षारीय मृदा धातुओं जैसे आपका यहाँ पे कैल्शियम के तुलनीय। पहली 3 आयनन ऊर्जा का योग उच्च होता है। ये अत्यधिक विद्युत धनात्मक होती है। H2 मुक्त करने के लिए ठंड गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करती है। मानक अपचयन विभव लैंथेनम तक कम ऋणात्मक हो। सभी प्रबल अपचायक कारक हैं, अपचयन लैंथेनम तक घट। तो ये तो बेसिक बातें हो गई। रंगीन आयन की बात होगी यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना है आपको। क्या क्या ध्यान रखना है कि M3+ आयन रंगीन होते हैं आंशिक रूप से भरे हुए f ऑर्बिटल में FF संक्रमण के कारण। डी ब्लॉक में बच्चों डी संक्रमण के कारण होता है और एफ ब्लॉक में FF संक्रमण के कारण होता है, और वो भी आपके आंशिक f ऑर्बिटल्स मिलेंगे। रंगहीन आयन लैंथेनम जैसे 3+ है, 4f0 हो गया, गाइडोलिनियम 4f7 हो गया, ल्यूटेटियम आपका 3 4f14। बच्चों यहाँ पे आपको रंगहीन मिलेंगे। समान संख्या में f इलेक्ट्रॉनों वाले आयनों का रंग अगर आप देखोगे समान संख्या में अनुरूप f इलेक्ट्रॉन वाले दो आयन अगर एक जैसे हैं, रंग एक जैसे होंगे। ये बात ध्यान रहे। उदाहरण में आप देख रहे हो कि जैसे पैरासियोडियम हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका 4f2 हो गया, आपका यहाँ पे टीएम हो गया 4f14 हो गया, यहाँ पे सोडियम हो गया, यहाँ पे एम हो गया, समान डिस्प्रोटियम, यूरोपियम हो गया और टर्बियम हो गया, है ना। सबका देखोगे बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है, और कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी होने की वजह से इसका क्या है, रंग भी एक जैसा है। टेरियम 3+ 4f1 और YB टर्बियम प्लस 4f13 के बाद भी रंग क्या है, रंगहीन है। और ये एक अपवाद है, ध्यान रखना है आपको यही बात। चुंबकीय गुण की बात करें बच्चों यहाँ पे M3 एंड लैंथेनम 3+ ल्यूटेटियम 3+ को छोड़कर अयुग्मित f इलेक्ट्रॉनों के कारण अनुचुंबक यानी प्लस लैंथेनम और ल्यूटेटियम 3+, इन दोनों को छोड़ देना बच्चों अपवाद की तरह से। बाकी सब में आप देखोगे तो इनमें अनुचुंबकीय गुण होते हैं। अगर f इलेक्ट्रॉन में आपके क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड होते हैं, तो लैंथेनम और ल्यूटेटियम प्रतिचुंबकीय होते हैं यानी डायामैग्नेटिक, ठीक है। और वो आप देख रहे हो 4f0 है और 4f14 है, इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ये बातें आपको ध्यान रखने की। f ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा रटने। रासायनिक अभिक्रियाशीलता की बात कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रियाशीलता की बात करोगे अगर यहाँ पे, तो सभी की रासायनिक अभिक्रियाशीलता समान होती है। वायु में धूमिल होना, O2 में गर्म करने पर M2O3 बना लेते हैं यानी आयनिक क्षारकीय बनाते हैं। अपवाद सेरियम O2 बनाता है, ठीक है, यानी ये सेरियम CO2 बनाता है यानी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, बाकी सारे क्या बनाते हैं, M2O3 यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। H2 के साथ अभिक्रिया करने पर NH बनाते हैं MH3, H3 यानी हाइड्राइड बनाते हैं पानी द्वारा विघटित के साथ अभिक्रिया। निर्जल हैलाइड क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे MX3 बनाते हैं, निम्न द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। धातु प्लस हैलोजन, धातु ऑक्साइड के साथ NH4X की रिएक्शन करा के, या M2O3 का NH4 देखो MCl3 बन रहा है, NH3 बन रहा है, 3H2O बन रहा है। फ्लोराइड बहुत अभिलेय होते हैं, विलेय नहीं होते। फ्लोराइड आपके आर्द्रता ग्राही और विलेय होते, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, पढ़ पढ़ के रिवाइज करते रहना। उच्च तापमान पर आपका यहाँ नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मस के साथ अभिक्रिया। ऑक्सो लवण भी बनाते हैं यानी ऑक्सो एसिड भी आप लोग जानते हो, ऑक्सीजन के साथ अगर ये क्या करते हैं, अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह शो करते हैं,
उसे हम ऑक्सो एसिड्स बोलते हैं, जैसे कि मैग्नीज का या क्रोमियम का Cr2O7, ऐसे ही सल्फर का SO4, ये सब ऑक्सो एसिड्स। वैसे ही यहाँ अम्लीय कार्बोनेट, फास्फेट और क्रोमेट और ऑक्जेलेट बनाते हैं। विलेय में नाइट्रेट, एसीटेट और सल्फेट। समान अभिक्रियाशीलता के कारण पृथक्करण इनका बहुत कठिन है। अभिक्रिया क्या रहती है इनकी? समान रहती है। ठीक है, लैंथेनाइड के उपयोग क्या है बच्चों? लैंथेनाइड के उपयोग की अगर हम यहाँ बात करें, लैंथेनाइड का शुद्ध अवस्था में शायद ही कभी उपयोग किया जाता है। ये गुण समान होते हैं, ज्यादातर मिश्र धातुओं के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे एक मिश्र धातु है आपकी क्या धातु, जिसमें आप देखोगे 94 से 95% आपकी लैंथेनाइड धातु। जैसे मुख्य रूप से आप सेरियम देखोगे 4%, लैंथेनम प्लस ल्यूटियम आपका देखोगे 5% लोहा होता है, और सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम के अंश होते हैं। उपयोग में प्रज्वलन करण, जैसे ट्रेसर गोलियां, गोले, लाइटर का फ्लिंट, लाइटर का जो फ्लिंट देखते हो, या फिर आप यहाँ पे गोले देखो या ट्रेसर गोलियां देखो, जो मतलब बुलेट वगैरह जो बंदूक में चलाई उलाई जाती हैं, ठीक है, वहाँ पे प्रज्वलन उपकरण के तरीके से, कि मतलब शुरू में उन्हें इग्नाइट कर दे, उन्हें जला दे। ठीक है? मैग्नीशियम धातु है, 3% मिश्र धातु का उपयोग जेट इंजन के पुर्जों में किया जाता है। सीरियम मैग्नीशियम धातु है, उपयोग फ्लैश लाइट पाउडर में किया जाता है। सीरियम लवण है, कांच रंगाई, लौह संचायक, बैटरी या उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। ये तो इनके क्या हो गए? उपयोग हो गए। लैंथेनम ऑक्साइड कांच पॉलिश करने के लिए किया जाता है। नीलम और प्रोडियम ऑक्साइड आपका गॉगल्स के लिए किया जाता है, यानी रंगीन कांच बनाने में किया जाता है। गैस मेंटल में किया जाता है। स्टीरिक सल्फेट मात्रात्मक विश्लेषण में प्रसिद्ध ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। कई लैंथेनाइड ऑक्साइड का उपयोग रंगीन में फास्फर के रूप में किया जाता है। लैंथेनाइड यौगिकों का उपयोग निम्नलिखित प्रक्रियाओं के उत्प्रेरक रूप में हाइड्रोजनीकरण करना हो, डिहाइड्रोजनीकरण करना हो, ऑक्सीकरण करना हो, पेट्रोलियम क्रैकिंग करनी हो, इन जगहों पे उत्प्रेरक के रूप में भी का उपयोग करते हैं। लैंथेनाइड यौगिकों का उपयोग उनके अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय गुणों के कारण और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। सीरियम ऑक्सी क्लोराइड में घुला हुआ नियोडियम ऑक्साइड एक शक्तिशाली तल लेजर के रूप में किया जाता है। ये तो आपकी बातें हो गई। इसके बाद अगर बच्चों आप बात करेंगे, तो हम बात करेंगे कि एक्टिनाइड्स। आज की क्लास में इतना। अगली क्लास में आपका एक और काम रहता है, वो है हमारा एक्टिनाइड, और अगली क्लास में ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे, रिवाइज करके आओगे, और मैक्सिमम फोकस करना कि एफ ब्लॉक से आपके क्या होते हैं, आते हैं जो, वो उनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, ऑक्सीकरण अवस्था से, और जो कुछ भी पूछा जाएगा वो उनके उपयोग से। 2-3 बातें आपको रटनी है, आपको क्वेश्चन होने लगे। बाकी एक्सरसाइज से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको आइडिया लगने लग जाएगा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी मैं आप लोगों को वगैरह भी इस चैप्टर के प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो चलिए करते रहिए और चीज़ें सही से ठीक से। और जैसा कि मैंने कहा कि अगली क्लास से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि लास्ट में हर 15 मिनट यूट्यूब पे लाइव करेंगे, जिसमें हम जाके अपने हर इम्पॉर्टेंट चैप्टर से जो हमने अभी तक पढ़ लिया है या जो भी हम करेंट में पढ़ेंगे, 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन एमसीक्यू और असर्शन रीजन वाले अब प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है अब बोर्ड बहुत दूर, डेट शीट आप लोगों की आ चुकी, और आप लोगों को पता है कि अब की बार की डेट अच्छी है ना, मतलब अजी भी डेट शीट बन गई है। अब उसमें क्या कर सकते हैं, आप लोग अपनी मेहनत किए पूरी तरह से, मैं भी आप लोगों के लिए जो भी पॉसिबल हो सकता है करता हूँ। और हाँ, अब हम 15 मिनट 20 डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोगों को धीरे धीरे आदत पड़ने लगेगी और काफ़ी पोर्शन का तैयार होने लगेगा। बस आप लोग साथ साथ बने रहिए और मेहनत क्लास में भी